हमारे देश में कितने ही लोग नारी शक्ति, नारी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार, प्रशासन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसमें सक्रिय है और महिलाओं की हालत सुधर रही है। हर नारी विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हमारे ही समाज में ऐसे हैवान मौजूद है जो लड़कियों और बच्चों के ऊपर अपराध के घटिया और घिनौने तरीके आजमा रहे हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के किड स्पेशल वीक के इस एपिसोड में। आज का एक केस हर माँ बाप के लिए एक सीख है। ये सीख है उन आने वाले दस्तकों को समझने की, जिन्हें वो वक्त पे पहचान पाते तो अपने बच्चों को एक खौफनाक अपराध का शिकार होने से पहले ही बचा पाते। नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं पहनना। ये शूज बहुत गंदे हैं, मुझे नहीं पहनना। गंदे नहीं है बेबी, अभी थोड़ा सा धूल लगा है, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ देखो साफ हो गए है ना। इंडियन इसे कपड़े से नहीं ब्रश से साफ कर दे। क्या जाके ब्रश लेके आ। आई ये देखो अब अच्छे हो गए ना। जल्दी पहना। एकता, 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 रुको बेटा, पेंसिल बॉक्स। थैंक्स मॉम, आपने याद दिला दिया। मैं अपने फ्रेंड्स को अपना नया मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स कैसे दिखाती? सब फ्रेंड्स को दिखा रहा। आई सुन ना, तू इसका इतना सुन के क्यों लेती है? मजबूरी है बेटा, गरीब लोगों को हर कोई सुना के लेता है, क्या छोटा क्या बड़ा। अगर अपन लोगों को पैसे की गरज ना होती ना तो इसकी मैं एक भी ना सुनती। आंटी, उषा ताई, ये देखो मेरा नया पेंसिल बॉक्स। अरे वाह, खूब सुंदर है। आपको पता है ये मैग्नेटिक है, देखो। अरे वाह, मैं सलोनी को बता के आती हूँ। हाँ सलोनी, सलोनी, ये देखो मेरा नया मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स। तुझे याद ही मिला है, मैंने तो इसे कब का यूज करके फेंक दिया। इडियट, इसके लिए क्या शोर मचा रही थी? सलोनी, ऐसे बात करती अपनी फ्रेंड के साथ? सॉरी बोलो एकता को। मॉम रिलैक्स, ये मेरी फ्रेंड है और मैं ऐसे क्यों सॉरी बोलूं? तमीज होती जा रही हो तुम। मेम साहब, ड्राइवर हॉर्न दे रहा है, बेबी को स्कूल के लिए देर हो रही है। आई, तेरे को कितने बार बोला है ये घर भर में ना काम करना छोड़ दे, और डॉक्टर ने भी तेरे को मना किया है ना। गरीब की जिंदगी में आराम मरने के बाद ही होता है। हम तीनों मिलकर कमाते हैं तब जाके घर चल पाता है, और अभी तक तो मैं तुम दोनों का लगन भी नहीं कर पाई है। आई, तू समझती क्यों नहीं है, तेरी उम्र हो गई है। ए गप बस, तेरे को काम पे जाना था ना, चल जा। आई, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा, आराम कर। One, two, three, four. मैं जीत गई, ये मैं जीत गई, मैं जीत गई, जीत गई। सलोनी, क्या बदतमीजी है, क्यों मारा तुमने इसे? क्योंकि ये मुझे हरा के खुश हो रही थी। तो जीती है तो खुश तो होगी ना। ये कैसे जीत सकती है? ये मेरा गेम है, और वैसे भी इसके पास तो अपना खुद का गेम तक नहीं है। सलोनी, मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? अक्षय, आप ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने इसे। क्या किया इसने? क्या किया इसने? क्या किया आपने? ओह, लूडो फाड़ दिया। कोई बात नहीं, दूसरी गेम आ जाएगी।
गुस्सा तो बहुत आता है तुमको। हाँ बेटा बैठो मेरे पास, आओ। गुस्से पे तो ना तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो, खानदान का नाम रोशन करोगी। मैं कभी बात नहीं करूंगी सुनो से। मैं उसके साथ कभी खेलूंगी नहीं। मैं उसके पापा से उसकी शिकायत करूंगी, ठीक है? और क्या होगा शिकायत करके? है? कुछ नहीं होने वाला। अरे बदतमीज लड़की वो अपने बाप की तरह। पता नहीं दोनों बाप बेटियों को किस बात का घमंड है। दिखा ना? हाँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चों की गलत बात को बढ़ावा देना अपने आप में एक दस्तक है, क्योंकि लाड और प्यार में उन्हें दिया गया माँ बाप का गलत बढ़ावा उनमें गलत सोच को पनपने का मौका देता है और उन्हें कभी भी गलत रास्ते पे ले जा सकता है। सलोनी बेटा, आपकी बोतल रहेगी। थैंक्स मामा। मैडम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता कुछ खराबी आ गई है, बैटरी पूरी तरीके से डाउन है। तो अभी क्या करेंगे? अब बच्चों को ऑटो से छोड़ना पड़ेगा, तब तक मैं मैकेनिक को बुला के दिखा देता हूँ। शांता, बच्चों को संभाल के ऑटो में लेके जाना। हरीश, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, वो गिर गया था मैं, तो चोट लग गई थोड़ा सा। मैं मैकेनिक को बुला के लेके आता हूँ। वो मेम साहब, मैं आज जा नहीं पाएगी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, दवा खाना जाने का है मेरे को। आप कहे तो उषा छोड़ के आएगी और लेकर भी आ जाएगी। ठीक है, देख उषा, ध्यान से बच्चों को स्कूल लेकर जाना और वापस टाइम पे लेके भी आ जाना। मैं पैसे लेकर आती हूँ, मैं दवा खाना जाकर आती हूँ। जी, ये ले ऑटो का भाड़ा, ध्यान से जाना। हाँ, बाय मम्मा। बाय। बज गए, अभी तक उषा बच्चों को लेके स्कूल से नहीं लौटी। जरा फोन करके देखिए ना कहाँ पहुंचे। अरे बाबा आ जाएगी वो, तुम भी छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाती हो। जाके लंच लगाओ, मुझे निकलना है। लंच में भी टाइम लगेगा। ये शांता भी अभी तक वापस नहीं लौटी, पता नहीं क्या कर रही है माँ बेटी। बच्चों के मामले में इतनी लापरवाही, क्या ये सही था? पहले अचानक गाड़ी का खराब हो जाना, बच्चों का स्कूल से टाइम पे वापस ना आना, क्या ये आने वाले गुनाह की दस्तक थी जो बच्चों के पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे? हाँ बोलो निर्जा। हेलो शेखर, एकता और सलोनी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए। वो उषा उन्हें लेने गई थी, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने स्कूल में भी पूछताछ की, लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि छुट्टी के बाद 1:30 बजे सभी बच्चे स्कूल से निकल गए, लेकिन एकता अभी तक घर नहीं पहुंचे। 4 बजने को आए शेखर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ मुझे पता है, आज अपनी एनिवर्सरी है, बाहर खाना खाने के लिए जाना है। मैं पहुंच रहा हूँ बाबा आधे घंटे में। हाँ तुम तैयार रहना। सर, हाँ नहीं सर, सर हमारी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। सर हमारी बच्ची है सर। सर मेरी बेटी सलोनी, वो शी इज मिसिंग सर। वो घर नहीं आई और सर इसकी बेटी भी गायब है। मेरी बेटी उषा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तुम तीनों की बेटियां एक साथ गायब है? हाँ सर, वो एकता और सलोनी सेम क्लास सेम स्कूल में पढ़ते हैं सर, इसलिए स्कूल में भी साथ में ही जाते हैं। कैसे जाते थे स्कूल साथ में? बस से? कैसे? मेरा ड्राइवर हमें छोड़ने ले जाने का काम करता था। और सर ये शांता है सर, ये साथ में जाती थी। आप साथ में जाती थी? हाँ सर। आपकी लड़की भी गायब है? आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। उषा कौन? वो मेरी छोटी बेटी, वो भी गायब है सर। वो छोड़ने के लिए तो बराबर गई, और जब लेने के लिए गई तो सीटों में से कोई नहीं लौटा सर। ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी दुर्गा। आपने ड्राइवर से पूछताछ की? साहब, आज गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बच्चे आज ऑटो में स्कूल गई थी। स्कूल में पूछताछ की? हाँ सर, पता किया, लेकिन उनका कहना है कि छुट्टी के बाद 1:30 बजे वो स्कूल से निकल गई।
लेकिन घर नहीं पहुंची सर। पता नहीं अब बच्चे किस हाल में होगी, कहाँ होगी। प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए सर। नहीं नहीं, रोइए मत। जल्द से जल्द हम आपके बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। शिर्के सर, ऍड्रेस, फोन नंबर आणि त्या मुलींचा फोटो सगळं घेऊन टाका। हो सर, जाइए। आइए आप लोग। सर, वो स्कूल तो बंद हो चुका है। मैंने स्कूल के स्टाफ से कहा है कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज भिजवा दें। वैसे सर, स्कूल के आगे एक एटीएम है और उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वहां की फुटेज 1-2 दिन में मिल जाएगी। और सर, इन बच्चियों के पेरेंट्स के फोन को सर्वेलेंस पे डाल दिया है। जैसे ही अगर रैंसम का कॉल आता है, हम उनसे ट्रैक कर लेंगे। शिर्के, तीनों लड़कियों के फोटो पुलिस स्टेशन और अपने खबरों के पास भेज दो। सर, इन 3 लड़कियों के अलावा मुंबई वेस्टर्न सबर्ब में 10 और नई बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और इन सबकी उम्र 8 से 10 साल के बीच है। और ये सारी बच्चियां मीरा रोड, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट में कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही किडनैप हुई हैं। इनमें से कितने बच्चों के लिए रैंसम कॉल आया है? सर, अभी तक किसी के लिए नहीं। अभी 3 लड़कियां भाईंदर से किडनैप की गई, जिनमें से 2 लड़कियां 8 साल की हैं। मतलब पिछले 10 किडनैपिंग केसेस में जैसे हुआ था वैसे ही। शिर्के, अभी तक जो 8 बच्चियां किडनैप हुई है वो मुंबई सबब ईस्ट से और अभी 3 भाईंदर से। मतलब किडनैपर का टारगेट ये एरिया है। सर, स्कूल की छुट्टी के टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था, उसका नंबर और एड्रेस मिल गया है। मनोज यादव नाम है उसका। तुम मनोज यादव से पूछताछ करो, मैं अक्षय के ड्राइवर से पूछताछ करता हूं। पहचानते हो इन 3 बच्चियों को? ये दोनों बच्चियां जो स्कूल खत्म होने के बाद इसके साथ गई थी, पता है तुम्हें? हाँ साहब, देखा था इन्हें, यही लेने आई थी। दोनों बच्चियां बोली कि हम पहचानते हैं इन्हें, तो हम जाने दिए। वैसे तो रोज एक दूसरी औरत लेने आती है ड्राइवर के साथ, पर आज वो नहीं आई थी। अच्छा, ये दोनों बच्चियां स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ गई थी, पता है तुम्हें? हाँ साहब, गेट से निकल के सीधे हाथ की तरफ, मेन रोड की तरफ। मेन रोड की तरफ। क्या हुआ साहब? हरीश, हाँ मैं ही हरीश हूँ। ये क्या हो गया रे? वो चोट लग गया थोड़ा सा। गाड़ी कैसी बन गई थी? वो बैटरी डाउन हो गई थी। बैटरी डाउन हो गई थी। तू रोज गाड़ी चलाता है तब तेरे ध्यान में नहीं आया गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही है? अचानक डाउन हो गई? सब वो रात को मैं हेडलाइट बंद करना भूल गया था, इस वजह से बैटरी डाउन हो गई। ये बात मैंने मेम साहब को ही बताई थी, आप चाहिए तो उनसे पूछ लो। बात बता, वो अजीब नहीं लगता? जिस दिन तुम लड़कियों की किडनैपिंग हुई उस दिन ही तेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हुई। वो समझता है सब कहानी रच के बात कर रहा है मेरे साथ। नहीं साहब, किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देन नहीं। आप मेरा यकीन मानिए साहब, आपसे तो मेरे मालिक से पूछ लो। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आना। अरे देवा, मेरी घोड़ी खराब हो गई थी। कल को भेजी मैं उषा को, मुझे ही जाना चाहिए था। तू अपना नाटक बंद कर, सब जानता हूं मैं। तुम लोग और तेरी बेटी ने मिलकर मेरी सलोनी को गायब किया, सब जानता हूं मैं। जिस दिन पता चल गया ना तू गई काम से, तू देख लेना। अक्षय चुप हो जाओ, सिर्फ हमारी नहीं, इसकी बेटी भी गायब है। तू घर जा, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताती हूँ। न जाने मेरी उषा कहाँ पर होगी। चिल्ला चिल्ला के कान से खून निकाल दिया। अब और चिल्लाएगी ना तो घर पे नहीं सीधा भगवान के पास भेज दूंगी। पीछे बैठ। दीदी, ये लो, खा लो। मुझे नहीं खाना, कितनी गंदी प्लेट है और स्पून भी नहीं है। कोई बात नहीं, अपने हाथ से नहीं तो मेरे हाथ से खा लो, फिर पता नहीं खाना कब मिले। मुझे तेरे हाथ से खाओ, तुम लोग ही खाओ तो गंदा खाना, मुझे नहीं खाना।
बेबी मेरे हाथ से नहीं खाना ना, अपने हाथ से खा लो, लेकिन बेबी खा लो। लो भाई आप मेरे साथ खा लो ना। सर ये स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, वो गार्ड सही कह रहा था। बच्चियां स्कूल से निकलने के बाद मेन रोड की तरफ गई थी। सर स्कूल से थोड़ी दूर पर एक एटीएम है, ये उस एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। फिर से एक बार दिखा। शिरके ये तो साफ है कि किडनैपिंग ही हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उषा खुद उनके गाड़ी में बैठी है? सर ऐसा भी हो सकता है कि उषा एकता और सलोनी को बचाने के लिए अंदर गई हो और फिर खुद वहां फंस गई हो। मैं तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो रोना बंद करो, चुप हो जाए। सर अभी तक रैंसम का कॉल नहीं आया है। उषा का कुछ पता चला? सर उषा दोपहर 1 बजे सलोनी के घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद उसने ऑटो लिया था। सर मैंने ऑटो को ट्रैक किया, ऑटो वाले से पूछताछ भी की है। सर उसका कहना है कि उसने उषा को डायरेक्ट स्कूल में छोड़ा था, बीच में वो लोग कहीं रुके भी नहीं और ना ही किसी से बात की। वैसे सर किडनैपिंग में जिस वैन का यूज किया गया था मैंने उसकी डिटेल आरटीओ को भेज दी है। सर शहर में जितनी भी उस कलर की उस मॉडल की वैन है जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ओके सर, हमें हरीश के बारे में डिटेल्स निकालिए। सर ये हरीश को जुए की लत है, पिछले महीने उसने जुए में 25,000 रुपये हारे हैं। सर अब तक वो पैसा उसने भरा नहीं है, लेकिन आज सुबह उसने पूरा पैसा मतलब 25,000 एक साथ में चुका दिया। उड़ेगा उसको, उसकी बैटरी हम चार्ज करेंगे। उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं नहीं लगाऊंगी कोई इंजेक्शन। तुम चिल्लाओ या कुछ भी करो, तुम्हें भी इंजेक्शन देंगे क्योंकि हम सबको दिया है। हाँ साहब, मैंने 25,000 रुपए चुकाया था दोस्त से उधार लेके, वरना इतना रुपया मेरे पास किधर से आता। दोस्त से उधार लिया था? जी। दोस्त का नंबर बोल, उससे पूछते। बोल। गलत निकला ना तो यहाँ के यहाँ हिसाब चुकता कर लूंगा, हम लोग उधार ही नहीं रखते। साहब वो क्या है? वो क्या है? बताता हूँ साहब, मारना मत। मैं बताता हूँ साहब, वो पैसा 3 औरतों ने मेरे को दिया था। गणेश नगर जिधर मैं रहता हूँ उधर आके वो मेरे से मिली, बोले कि कल बच्चों को गाड़ी से स्कूल में मत छोड़ना तो 25,000 रुपए मिलेंगे। साहब मैं बहुत मुसीबत में था, जो मैं पैसे हार गया था, वसूली वालों ने मेरे को बहुत मारा था, इसलिए मैं लालच में आ गया। कब दिया था उन्होंने पैसा? 3 दिन पहले शाम के टाइम पे। मतलब किडनैपिंग के बाद में? इसका मतलब किडनैपिंग में तू भी शामिल है? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो ये सब किडनैपिंग के वास्ते कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरे को क्या लगा तेरे को 25,000 रुपया दे के वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं? साहब गलती हो गई मेरे से। देख अभी भी बोल रहा हूँ, सच बोल, नहीं तो झूठ बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने उन तीनों औरतों को देखा है ना? हाँ साहब। उनकी शक्ल जानता है ना? जी। हाँ चिरगे पटकन क्या स्केच आर्टिस्टला बोलवा। ठीक है सर। सर हमारी एक टीम इन तीनों औरतों के स्केच के साथ गणेश नगर भेज दी गई है इनकी पहचान के लिए। गुड। और सर एक और इम्पोर्टेंट बात, वो शांता का पति चंद्रकांत, सर वो जिंदा है।
शांता ने कुछ दिनों पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेटी उषा लगातार अपने बाप से मिल रही थी। जब मैंने चंद्रकांत के बारे में इंक्वायरी की तो सर पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले तक तो जेल में ही था और आजकल पेरोल जम करके भागा हुआ है। शिर्के, ये ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा है। हरीश, वो तीनों औरतें और शांता एक ही जगह गणेश नगर में रहती है। हाँ सर। और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उषा खुद होके वैन में बैठी। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, शायद कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। ड्राइवर पे जूम करो और थोड़ा, बस बस बस। शिर्के, ये ड्राइवर तो औरत है। हाँ सर, ये तो औरत है। ड्राइविंग सीट पे ये बैठी है, चेहरा ढका हुआ है और पीछे दो लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है। कहीं ये तीनों औरतें वही तो नहीं जिन्होंने हरीश को पैसे दिए और बाद में किडनैपिंग की? फिर से प्ले करो। स्टॉप स्टॉप। शिर्के, मेरा शक सही निकला। देखो, वैन का दरवाजा खुला और उषा ने किसी को देखा और वो 1 सेकंड रुक गई। शायद किसी को पहचानती हो, लेकिन कौन हो सकता है जिसको पहचानती हो? शायद शांता। शांता या उसका पति चंद्रकांत। शिर्के, उस दिन शांता ने बयान में क्या कहा था कि किडनैपिंग के दिन वो कहां थी? सर, उसने कहा था कि उस दिन वो घर पे थी। आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। लेकिन हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित कर सके। और सर, सलोनी के माँ बाप ने कहा था कि शांता काम पर लौटकर वापस नहीं आई। मतलब ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो वैन में हो। शिर्के, शांता को लेके आओ। आखिरी बार कब मिली तुम चंद्रकांत से? वो सब जब से मैं उससे अलग हुई है, एक बार भी बात नहीं की उससे। झूठ बोल रही हो तुम। 15-20 दिन पहले तुम लोग मिले थे, हमने पता किया है। किस लिए मिले थे तुम? किडनैपिंग की प्लानिंग करने के लिए? नहीं साहब, वो क्या? वो तो बस हमेशा की तरफ पैसे मांगने आया था साहब, और मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैं कहां से देती साहब? हाँ, इसलिए तुम दोनों ने सलोनी और एकता को किडनैप करने का प्लान किया, क्योंकि तुमको पता था उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है ना? साहब, मैं ऐसे क्यों करेगी? मेरी उषा भी तो गई है। उषा खुद के मर्जी से वैन में बैठी है। तूने ही किडनैप किया ना बच्चियों को? कहाँ रखा है उनको? नहीं साहब, ये सब गलत है साहब। मैं सच कह रही है साहब। आप चाहिए तो चंद्रकांत से पूछ लीजिए साहब, मैं सच कह रही है साहब। कहते हैं जिसका जो काम है उसकी उसे आदत पड़ जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस केस ने मुझे जितना इफेक्ट किया शायद ही किसी और केस ने किया हो। हेलो, क्या? कौन बोल रहा था? हेलो हेलो। सर, सलोनी के पिता अक्षय ठाकुर को रैंसम का कॉल आया था। 20 लाख रुपए की डिमांड की है। पैसे कहां और कब पहुंचाना है उसके लिए दोबारा कॉल करेंगे। और सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कॉल किसी आदमी ने नहीं बल्कि औरत ने किया था। तू बैंक में चेक कर कितने पैसे? अरे जरूरत है मुझे यार। अक्षय, मेरी बात सुनो, तुम किडनैपर को अपना ऑफर तो दो यार। नहीं हो सकता पैसे देके वो एकता को भी छोड़ देंगे। हाँ अक्षय, प्लीज यार, प्लीज। साहब, मेरी बेटी, मेरी उषा को भी बचा लीजिए साहब। मैं सारी जिंदगी आपके घर काम करूंगी। अरे क्या पागल समझाया क्या तुम लोग ने मुझे? तुम्हारी बेटी के पैसे मैं क्यों भरूंगा? अक्षय, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अक्षय यार, बैंक में काम करता हूं मैं, तुम्हारी तरह बिजनेस नहीं है मेरा। अक्षय प्लीज, देखो तुम अभी अपना पैसा दे दो, मैं लोन लेके तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, सारा पैसा। अक्षय तुम बात कर करो यार। मैं किसी से बात नहीं करने वाला हूँ और मैं किसी के पैसे नहीं देने वाला हूँ, समझे तुम लोग? अक्षय, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे हैं तुमसे, शॉपिंग करने के लिए नहीं। तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? सवाल पैसों का नहीं है शीतल। अगर इन लोगों की बच्चियों के चक्कर में उन्होंने अपनी सलोनी को छोड़ने से मना कर दिया तो जब भी इंजेक्शन देते पेट में ऐसे ही दर्द होता है।
छुट्टी दिया। कुछ नहीं होगा बेबी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो नहीं इंजेक्शन दिया है। उषा को सबको दिया, तुम्हें क्यों नहीं इंजेक्शन दिया? अगर एकता सलोनी के साथ नहीं जाती तो वो आज घर पे होती। सिर्फ सलोनी की वजह से एकता किडनैप हुई है। स्कूल में फ्री में लाना ले जाना, सलोनी के एक्सपेंसिव खिलौने से खेलना जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सब सारी चीजों की वजह से एकता किडनैप हुई। अक्षय, तुम एकता के बारे में ऐसे भूल कैसे सकते हो? बोलूंगा 100 बार बोलूंगा। उधार मांग रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा तुमसे, सारा पैसे चुकाऊंगा। जान शांत हो जाइए। आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपको रैंसम कॉल आई थी? सर कहां से इन्फॉर्म करूं? ये लोगों से फुर्सत मिले तो इन्फॉर्म करूं। जब से कॉल आया मेरे सर पे बैठे हैं ये लोग। सर प्लीज इसे बोलिए ना सर, एकता और उषा के लिए भी बात करने के लिए बोलिए ना सर इसे। सब बोलिए ना। मैं बात करूंगा, लेकिन अगर मेरी सलोनी को कुछ हुआ तो वो सबके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। वो किडनैपर मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं बोलूंगा उसे छोड़ देंगे। एकता, बाबू, एकता क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। फोन उठाओ, स्पीकर पे लगा। हेलो, पैसा तैयार है? हाँ तैयार है। एक काम कर, तू दहसर हाईवे के पास जो आनंद नगर है वहां पहुंच। अभी 2 बज रहा है ना, 4 बजे तक पहुंच। वहीं रुकना, मैं कॉल करूंगी। सुनो, एक रिक्वेस्ट है, आप एकता और उषा को भी छोड़ देंगे प्लीज। हाँ मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। हेलो, एक काम कर, तू 30 लाख रुपए लेकर आ, उनको भी छोड़ देंगे। जी मैं पहुंच रहा हूँ। जी गुड, अब हमारा प्लान सुनो। तेरा इंजेक्शन लेने का टाइम हो गया है। नहीं, वो गाड़ी के पीछे चलते रहो। अच्छा सर, मेरा भी घोड़ बंद क्रॉस किया, लेकिन उसने बोला आगे आगे चलते रहो। हाँ, आप कितना दूर है मुझसे? हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, चलते रहो तुम। अक्षय जी सर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ। रुको। हाँ ठीक है, हम लोग रुकते ही हैं। सुनो, वो जहाँ आने के लिए कहे वो जगह पहले हमें बताना, उसके बाद में जाना। ओके सर। हेलो, पहुंच गया? जी मैं पहुंच गया हूँ। एक काम कर, आगे नाला दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक पुल है, वहां से बैग नीचे फेंक दे। जी मैं बैग तो फेंक दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची सलोनी, एकता, उषा, वो सब कहाँ है? उन लोगों की चिंता मत कर, हम भी तो देख ले कि पैसा तो सही से लाया कि नहीं। अगर पैसा सही रहा तो तीनों बच्चियां तेरे घर में सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है वो कर, नहीं तो समझ ले तू अपनी बच्ची को भी कभी नहीं देख पाएगा, समझा? जी ओके। हाँ बोलो। जी सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको फोन करके बताना ही भूल गया। जी सर, मैं आगे निकल चुका हूँ। कहाँ तक पहुंचो? हाँ, और वो लोगों ने मुझे हेलो अक्षय, हेलो ये नेटवर्क। चलो जल्दी चलो। हेलो, आवाज आ रही है? अक्षय, अरे यार सिरके, ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है आजकल।
सर उसने बोला कि ब्रिज के एंड पे बैग ऊपर से नीचे खरीदो और रिटर्न लेके चले जाओ। ये वाला ब्रिज? हाँ वो वाला ब्रिज। चलो घुमाओ गाड़ी। आइए सर। कहाँ फेंकी? सर उधर फेंका था मैंने। कहाँ फेंका था? सर यहाँ पे। हाँ यहाँ पे फेंका था मैंने एग्जैक्ट। फिर ये गया हाथ से। कर देखो सावन दिखा क्या कुछ? सावन नहीं सर कुछ नहीं यहाँ पे। किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ने का एक बड़ा मौका हम गंवा चुके थे। हमें लग रहा था कि उस दिन हम सलोनी और एकता को बचा लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमारे हाथ खाली थे। इस नाकामयाबी से हम उभरे भी नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने हम सबको दुखी और हैरान कर दिया। चलो पीछे हटो, चलिए साइड हो आप लोग, पीछे चलो, चलो पीछे। बोलो बेटा। सर ये तो सलोनी है। मैंने बोला था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने वो लोगों का साथ दिया, मेरे बेटे मर गए। आपने मारा उसे, आपने खून किया उसका। सर एवढी साखर? साखरेचं टेन्शन नको तू आता मला। सर सलोनी की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है। और सर उसके दांतों में खून मिला है, वो उसका नहीं किसी और का है। इसका मतलब जान बचाने के लिए सलोनी ने स्ट्रगल किया था। किसी को उसने जोर से काटा होगा और वो ब्लड उसी का होगा। सर रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि सलोनी को कोई इंजेक्शन दिया जाता था। कौन सा इंजेक्शन? सर उसे हार्मोन्स ग्रोथ के लिए ऑक्सीनाम का इंजेक्शन दिया जाता था। ये क्या है सर? कि वो इंजेक्शन है जो 8 से 10 साल के लड़कियों को दिया जाता है ताकि उनमें हार्मोनल डेवलपमेंट हो। कुछ महीनों में वो लड़कियां टीनेजर लड़कियों की तरह फिजिकली मैच्योर लगे। 2015 में राजस्थान में एक रैकेट पकड़ा गया था। वहां प्रीटीन एज लड़कियों को ये इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सके। ये वहां पर गोली नंबर 10 के नाम से बिकता था। शिरके, ये गोली नंबर 10 का इंजेक्शन एकता और उषा को भी दिया गया होगा। और अगर उन 8 लड़कियों का किडनैप इन्होंने किया है तो क्या उन्हें भी? कुछ नहीं होगा, चुप हो जा प्लीज। स्कूल से जाने के बाद क्या हुआ? स्कूल से जब हम निकले ना तो जब हम रोड पे जा रहे थे तो अचानक हाँ ना साहब, मेरे को सलोनी और एकता को छोड़ के और 8 लड़कियां हैं। वो लोग सबको इंजेक्शन देती है। वो एकता इतनी बीमार है ना, फिर भी उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे हैं। और आई सलोनी कहाँ गई पता ही नहीं। बाद में मैंने उसको देखा ही नहीं, कहीं लेकर गए उसको। और क्या होता था वहां? वो लोग रोते रहते थे साहब, दीदी दीदी मेरे को पेट में दुख रहा है, मेरे को पेट में दुख रहा है। मैं क्या करती साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा, वो तो किसी को बाहर नहीं जाने देते थे, फिर तुम्हें क्यों आने दिया? आने नहीं दिया साहब, मैं भाग के आई हूँ वहां से। इतनी बातें करती है तुम, हाँ कितनी बातें सुनाएगी? बातें बंद कर, काम कर। पूरा दिन मैं काम नहीं करूँ, तेरी बातें भी सुनूं? तो सारा काम तू करती है, सफाई कौन करता है? ये सब मुसीबतों में संडास लेके कौन जाता है? तेरी माँ या तेरा बाप? बाप पे मत जाना, बहुत बार बात तेरे को बोला कि बाप पे मत जाना। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को, हाथ उतार के दिखाओ। दिखा ना, तेरे को यहीं पे गाड़ के रख दूंगी। हाथ लगा के दिखा। अरे गाड़ के हाथ दिखा, लगा के पे मत जाओ। सब काम छोड़ो ना। चलिए स्केच दिखा। तीनों स्केच देखो। क्या ये वो 3 औरत है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? सर
वहाँ 3 औरत थी, ये मेरे को पता है, पर मैंने किसी को देखा नहीं है। वो हमेशा ऐसे ऐसे मुंह ढक के रखती थी। और कुछ गलत काम करवाते थे वो तुमसे? नहीं साहब, गलत काम तो कुछ नहीं, पर वो जो इंजेक्शन देते थे ना, उससे एक और सलोनी बोलते थे, उनको पेट में बहुत दुखता था, सब बहुत रोते थे साहब, उनको क्या यार तुम लोग ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की अपनी औलाद है? अरे एक दिन में 4-4 इंजेक्शन लगा के एक हफ्ते भर में तैयार करो। अगर 4-4 इंजेक्शन दिए ना तो सब लड़कियां 2-2 दिन में मर जाएंगी। अरे बाबा 4-4 नहीं ना, कम से कम 3-3 तो लगाओ। अरे तुमको मालूम है मार्केट में कितना डिमांड है। सलोनी और एकता को किडनैप किया गया, लेकिन तुम खुद होके वहम में बैठी, क्यों? मैं उनको बचाना चाहती थी साहब। मैं सोची कि मैं उनको अंदर जाके लेकर आ जाऊंगी, पर तब तक वो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं सच बोल रही हूँ सर, मैं उनको बचाना चाहती थी। तुम उस वक्त उन्हें बचा नहीं सकी, अभी बचा लो। तुम जहां से भागी थी ना, वो जगह हमें बताओ। चल के चले आओ बात, यही वो जगह? यही तुमने उस आदमी से मदद मांगी थी? अच्छा वो जगह बताओ जहां से तुम भाग के गई थी। क्या ये पिछले 2 घंटे से तुम हमें घुमा रही हो, तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? सर सारी गलियां पतली पतली थी, और दिन में तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सर ये उषा पिछले 2 घंटे से हमें घुमा रही है, लेकिन अभी तक इसे रास्ता ही याद नहीं आया। सर आई एम श्योर ये ऐसा जानबूझ के कर रही है। किडनैपिंग में ये और इसकी माँ दोनों इन्वॉल्व हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें घुमा रही है, लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके खिलाफ और उसकी मां शांता के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और बयां के मुताबिक वो उस वक्त घर पे थी। सर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड में शो हुआ है, किसी आदमी ने उसे घर पे नहीं देखा है। नहीं, लेकिन शिरके जहां मर्डर हुआ वहां भी तो वो नहीं थी। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सर आरटीओ की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 1225 वैन है भाईंदर में इस कलर की। क्या? हाँ सर, वैसे हमारे कांस्टेबल उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन सर ये बड़ा काम है, इसे करने में काफी टाइम लगेगा। सावंत सर खबरें ना बोलवा पड़ दो लगे। हाँ नहीं टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, ये बोली मैंने। चल बाद में बात करता हूँ तुमसे। चल सर। क्या? वो आजकल वो छोटी लड़कियों का मार्केट बहुत गर्म है और बहुत डिमांड है सब। बार मिलने थे, सिर्फ डिमांड के बारे में पता चला है, सप्लायर के सब पक्का तो मालूम नहीं, पर सुना है वो मेरा गांव के चालू में एक घर है, वहाँ कुछ औरतें रहती हैं, कुछ तो गड़बड़ है सब। गए महीने में राशन का सप्लाई भी बढ़ गया है, और वो 1 महीने में तो 2 बार गैस का बाटला ब्लैक में मंगवाया भी था उन्होंने। एड्रेस कहाँ है ये? यही घर है ना जहां से तू भागी थी? क्या है? मैडम हम इलेक्ट्रिक बोर्ड से आए हैं। आपका घर बहुत जुना है और बाहर बारिश का मौसम है, इसलिए हमें आपके घर की वायरिंग चेक करनी है। यहाँ सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाइए। मैडम प्लीज 2 मिनट लगेंगे चेक करने के लिए। वो क्या है, मुझे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट देनी पड़ती है, अगर मैं बिना चेक के ऑफिस चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैडम 2 मिनट लगेंगे। इधर आइए। वैसे कितने लोग रहते हैं यहाँ? क्यों? ये पूछना भी तेरा काम है? नहीं वो तो बस ऐसे ही। हो गया काम? हाँ हाँ चल चल। ये देखो तुम्हें पता है सलोनी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हम एकता को बचा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। सर
केस वाली तीनों औरतें वहां हैं और उनके साथ एक चौथी औरत भी है। और एक बात सर, घर के अंदर एक रूम लॉक है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मकान मालिक ने लॉक किया हुआ है। और एक बात मुझे अजीब लगी, वहां पर एक बड़े से बर्तन में खिचड़ी बन रही थी, जो 4 लोगों का खाना नहीं, कम से कम 10 लोगों का खाना लग रहा था। देखो उषा, अभी वक्त है, सच सच बता दो, यही घर है ना? हाँ, यही घर है सर, यही घर है, मुझे याद आ गया। हाँ, यही घर है, यही घर है। क्या चल रहा है? कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अरे आप अंदर कैसे आए? लेकिन है कौन? अरे पर आप लोग है कौन? अरे क्या अरे कैसे? ये तो बताओ। शिरके ताबडतोब हॉस्पिटल घेऊन जायला. सावंत, बच्ची को उठाओ. चलो. आणि बाकी मुलींना पण घेऊन जा. उठो उठो, आराम से आराम से. पाटिल मैडम, जरा चेक करो किसके बॉडी पे काटने का निशान है. सर काटने का कोई भी निशान नहीं है। सर, तावड़े बोल रहा था कि 4 औरतें हैं. चौथी किधर है? नहीं सर, हम नहीं लोग हैं। सर ये झूठ बोल रहे. जब मैं किचन में था तब मेरे सामने एक औरत पास हुई थी. पता नहीं अब कहाँ चली गई. मुझे पता है वो कहाँ गई होगी. साहिब आप फिर से हमें परेशान करने आ गए? इसको चेक करो जरा, कहीं काटने का निशान नहीं. कौन सा साहब? यार मैंने कुछ नहीं किया साहब. आप क्यों साहब मेरी आई ने कुछ नहीं किया साहब. साहब बात क्या है साहब? बताओ तो सही साहब. साहब प्लीज बताओ ना साहब. क्या? साहब कोई निशान नहीं मिला. साहब मैं बोली थी ना कि मैंने कुछ नहीं किया. साहब मेरी आई ने नहीं किया ऐसा. साहब मेरी आई ने नहीं किया है साहब. साहब मेरी आई ने कुछ नहीं किया. ये क्या हुआ है? साहब वो मैं वो गिर गई थी साहब. इसका डीएनए कराओ. हम चारों ने ये तय किया था कि हम में से अगर कोई पकड़ा गया तो एक दूसरे का नाम नहीं बताएंगे. सलोनी और एकता का समझ सकता हूँ. तुमने तुम्हारे बहन को क्यों किडनैप किया? मैंने उसको किडनैप नहीं किया और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सब देख ली थी. सलोनी को क्यों मारा? बहुत चर्बी चढ़ गई थी उसे. बहुत अकड़ दिखाती थी वो मुझे. एक मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? आज का एक केस हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि बच्चों के मामले में सतर्क रहना चाहिए. शायद उस दिन सलोनी की माँ उस ड्राइवर के हावभाव को पहचान पाती या उस दिन मिलने वाले गुनाह के दस्तक को नजरअंदाज न कर दी तो सलोनी आज जिंदा होती. महिला और छोटे बच्चों पर होने वाले अपराध को रोकना ही महिला सशक्तिकरण है, जो कोई भी कर सकता है. मैं, आप, हम सब. लेकिन इसके लिए जरूरी है सतर्क रहने की, होने वाले गुनाह के दस्तक को पहचानने की या उसे पैदा होने से पहले कुचलने की. देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी. क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है हमारे देश में? औरतों और बच्चियों पर एक के बाद एक अत्याचार सामने आ रहे हैं. कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी अभी जो आपने देखा वो एक वाहियात प्रथा का नतीजा था, या ये सिर्फ एक बहाना है प्रथा के आड़ में औरतों पर जुल्म करने का. नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम ब्रांच. थैंक यू. 2 साल पहले जब मैं देवगढ़ में पोस्टेड था, तब देवगढ़ से 90 किलोमीटर दूर मोंड गांव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था. दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत इस वारदात से 3 महीने पहले हुई थी.
अभी नहीं, सुबह निकलूंगा। अभी बस बैग भर लेता हूँ, कहीं ये ना हो कि सुबह पैकिंग के चक्कर में बस छूट गई। लेकिन आज तो हमारी शादी है ना, और आप कल सुबह चले जाएंगे। घबराओ मत, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, बाकी सब यहीं पर हैं, टेंशन मत लो, वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। एक बात और, कल सुबह लता भाभी तुम्हें कुछ बताएंगी, वो ध्यान से सुनना। बस 7-8 दिन की बात है, तुम 7-8 दिन संभाल लेना, उसके बाद मैं देख लूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। 7-8 दिन मुझे क्या संभालना होगा? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। चलो अब तुम सो जाओ, मैं यही बाहर हूं। अरे लेकिन आंखें सूजी हुई है, लगता है नरेंद्र बाबू ने रात भर सोने नहीं दिया। वो तो सुबह सुबह पुणे चले गए। ओह, इसलिए रात भर सोने नहीं दिया। अरे तू टेंशन मत ले, आ जाएंगे वो। अभी पुणे में उनका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है ना, अगर नहीं जाते तो काम का नुकसान होता। वही नहीं, हाँ वो कुछ कह रहे थे कि 7-8 दिन मुझे संभालना होगा। 7-8 दिन मुझे क्या संभालना होगा? अरे कुछ नहीं है, मैं तुझे समझा दूंगी। 7-8 दिन काय करायचे ते, नको काळजी करू। अच्छा, तो फिर मैं आपको वो स्पेशल वाली ट्रिप पढ़ाऊंगी। जयश्री कहाँ गई थी? वो मैं बाजार गई थी बहनी। सुन, तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है? हाँ, अरे मैंने पूछा तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है? 1-2 दिन हुआ है, 2-3 दिन और बाकी है। मीना तिला समजावून सांग। हो वहिनी, चल गा। वहिनी, ये क्या बोल रही थी समझाने के लिए? काही नहीं, अगली बार जब तेरा महीना आएगा ना, तो 16-17 दिन पहले मुझे बता देना, मैं तुझे सब समझा दूंगी। लेकिन जयश्री, तूने लता वहिनी को कहा था कि तेरा महीना शुरू होने में 16-17 दिन बाकी हैं। हाँ, तो आज से 6-7 दिन तुझे रोज नए कपड़े पहनने होंगे और नए गहने भी। कोई त्योहार है क्या? नहीं, कोई त्योहार तो नहीं, बस इस घर की प्रथा है। अगले 7-8 दिन संभाल लेना, आज से तेरा पहला दिन है, तो बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, ये मेरी चॉइस की साड़ी है। वही, लेकिन आज क्या है? हम बताएंगे आज क्या है। आओ, आओ, बैठो यहाँ पे। अब हम तुम्हें हमारे परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अब ये प्रथा निभानी है। हमारे परिवार में आप लोग का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए आप लोग। आपको क्या लगता है मैं कोई अनपढ़
आपकी ये घटिया सी प्रथा मानूंगी, कभी नहीं। भाड़ में जाए आप लोग और भाड़ में जाती प्रथा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। जल्दी समझाओ तुला। तुमको तो मैं चौका दिखा के रहूंगी। क्या बात है, तू अचानक कैसे आई? अरे शादी को 10 दिन नहीं हुए और तू मायके चली आई, और वो तू अकेले। बोल ना पाया कहाँ से? हाँ ये लो ताई, अच्छा है, नहीं चाहिए। ताई, ऐसा गुस्सा करने से क्या होगा? अब आप बोलोगी नहीं, हमें कुछ बताओगी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ, अचानक आने की क्या वजह है? मैं यहाँ ये सोच के आई कि ये भी मेरा घर है, लेकिन तुम लोगों को अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। नहीं ताई, अरे ताई! कहाँ से लीला? प्रथा वथा तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हारे बिना उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। क्यों बात को बढ़ा रही है? और क्या जरूरत थी ऐसे घर छोड़ के आने की? हैं? बोला था ना मैंने, मैं हूँ तेरे साथ, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब तू एक काम कर, कल के कल घर वापस जा, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? और जल्दी आऊंगा मैं। चल अभी फोन रखता हूँ। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी। हर महीने वो 7 से 8 दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी। ये क्या बोल रही है तू? अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं वापस अपने माँ के घर चली जाती हूँ। जयश्री रुको, माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन पूरा महीना यहाँ पे रहेगी। चलो रूपाली। तो ये लता हाँ क्यों बोली? तो अगर हाँ नहीं बोलती तो वो दरवाजे से लौट जाती, आणि तुम्ही काळजी नका करू, आपली प्रथा तिला मानावीच लागेल। कौन सी थी ये प्रथा? या प्रथा की आड़ में कोई ढोंग, कोई पाखंड चल रहा था जिसे मानने से जयश्री ने इनकार कर दिया था। काफी कुछ बाकी रह गया था इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब लोकल पुलिस को एक लड़की की जली हुई लाश की खबर मिली। लाश उधर है। अभी वो पीछे हटिए, पीछे हो जाइए सब लोग। चलो भाई चला। सब बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, ये भी पता चल पाना मुश्किल है कि आदमी है या औरत। जिस तरह जला है उससे लगता है कि जलाने के लिए पेट्रोल या केरोसिन यूज किया है। कंफर्म में पर साड़ी का टुकड़ा वाटते तो पूरी तरह जलने से बच गया है। काम करो, ये टुकड़ा और डेड बॉडी फॉरेंसिक भेज दो, और आसपास के गांव में पता करो कोई लापता है क्या। सर खुले में जला है, इसका मतलब इसकी बू 1-8 किलोमीटर तो दूर फैली होगी। तुम लोगों ने किसको देखा है क्या? काय तो ले सर, आजू बाजूला कोण घर आहे का? हो सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो बॉडी किसी औरत की थी जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल होगी और हाइट करीब 5 फुट 3 इंच। उस पर पेट्रोल डाल के उसे जलाया गया, और वहां बॉडी के बाद जो कपड़ा मिला था वो किसी साड़ी का टुकड़ा था। मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया और ये केस बहुत बड़ा हो गया। फाइनली ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इस केस का चार्ज मुझे मिला और मैं आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर वहां पहुंच गया। हाँ भाई को बोला तो पहुंच लो, मैं जस्ट पहुंच। अरे चाय के लिए रुका था तब ले ली मैंने गोली बीपी की। अब तुमने पुलिस वाले से शादी की है तो भूत तो चलो चलो मीडिया वाले सामने रखता हूँ। सर ये केस अब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में जल्द कोई निकाल आएगा, या फिर जो पहले की तरह होता आया है
वही चलता रहेगा। पहले क्या होता है, विक्टिम्स को न्याय हमेशा मिलता है, इस केस में भी मिलेगा। हेलो, राजेश यादव, यशवंत सुए। यस सर, आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? सर कुछ तो बताइए सर। एक्सक्यूज मी। लड़की की मौत पेट्रोल डाल के जिंदा जलाने से हुई है, पर स्पॉट पर न कोई पेट्रोल का कैन मिला है न बोतल। हमने गांव में भी पूछताछ की पर कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, एक इंफॉर्मेशन जरूर मिली है। लाश मिलने के 4 दिन पहले एक रूपाली नाम की लड़की अपने 22 साल के बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने हमारे ब्रिज चौकी आई थी। सर मुझे मेरे ताई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। पर रूपाली से पहले जयश्री के ससुराल वाले उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर चुके थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, ये मेरी ताई के ससुराल वाले हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो इन्होंने मेरी ताई के साथ कुछ तो गलत किया है। मुझे यकीन है इन्होंने मेरी ताई को गायब किया है। सर, 2 दिन पहले मैं इनके घर गई थी। इन्होंने कहा कि ताई पुणे में है जीजा जी के साथ। मैं 2 दिन से फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है और अब पता चल रहा है कि ताई पुणे में है ही नहीं। इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट में यही सब लिखा है। झूठी रिपोर्ट लिखवाई इन्होंने। मतलब? सर, 2 दिन पहले मुझे ताई का फोन आया था। ताई बहुत रो रही थी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना? आप ये सुनिए। नरेंद्र के भाई ने मेरे साथ रेप किया। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। एक बात बताओ, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नरेंद्र के भाइयों का रिएक्शन क्या था? वही कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लाश का डीएनए रूपाली और उसकी मां की डीएनए से मैच होता है, मतलब लाश तो 100% जयश्री की है। यस सर, रूपाली के बयान और रिकॉर्डिंग के बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जयश्री ने कहा कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र का एक नहीं 3 भाई है और तीनों रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन गए थे। साठे जब उनके घर पूछताछ के लिए गया तो उसे पता चला कि नरेंद्र और विलास मिलिंद और मकरन के सौतेले भाई है। नरेंद्र को छोड़ के वो तीनों ही घर पर थे। देखिए साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें लगा जयश्री नरेंद्र के पास पूना गई है, पर जब नरेंद्र से बात हुई तो पता चला कि वो वहां भी नहीं है। जितना ढूंढना था हमने ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिली। तो फिर हमने बीट चौकी में कंप्लेंट लिखाई। अब आप एक बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे और 100 बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे। जयश्री ने रूपाली को फोन पे बोला था कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया है, और नरेंद्र के भाई तो तुम तीनों। इस बारे में क्या कहोगे? वही साहब कि वो दोनों बहनें एक नंबर की झूठी है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है वो। 4 दिन पहले जयश्री ने अपनी बहन को यह बताया कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया, और जिस वक्त रेप हुआ उस वक्त इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन घर ही थी। अच्छा, डीएनए रिपोर्ट से यह तो साबित होता है कि यह लाश जयश्री की है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जयश्री का रेप जिसने किया उसी ने उसको किडनैप करके उसका मर्डर किया, या रेप करने वाला कोई और है और मर्डर करने वाला कोई और? एक काम करो सुबह, ये चेक करो कि जिस रात जयश्री को जलाया गया उस रात इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन क्या थी। जी। तब तक हम इस केस को शुरू से शुरू करते हैं। रूपाली, मैं जानता हूं तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे और तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सब शुरू से मालूम होना चाहिए। आज से 3 महीने पहले ताई की शादी हुई थी नरेंद्र जीजा जी के साथ। उसके कुछ दिन बाद ससुराल से ताई अचानक से घर वापस आ गई और फिर जब वापस गई मुझे अपने साथ ले गई। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी। हर महीने वो 7 से 8 दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी। फिर ताई हर महीने 8-10 दिन के लिए मुझे अपने पास रखती थी ससुराल में। इस महीने में नहीं जा पाई। जिस दिन रात को ताई का फोन आया कि नरेंद्र जीजा के भाई ने उनके साथ रेप किया, उसके बाद से ताई का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक बात बताओ रूपाली, तुम्हारी बहन हर महीने 8-10 दिन के लिए तुम्हें अपने ससुराल बुला लेती थी, तुम वहां रहती थी, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैंने ताई को पूछा भी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, उन 8 दिनों में तुम्हें वहां किसी के बर्ताव में कुछ भी अजीब लगा, कोई अजीब हरकत? नहीं सर। उनकी तरफ से दहेज की कोई डिमांड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर रूपाली,
ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं सर, सब बता दिया मैंने आपको। तुम 4 भाई हो ना? चौथा कहाँ है? विलास? सर वो शहर गया है हमारी धंधे के काम से। 8-10 दिन में आ जाएगा वो। 8-10 दिन? वो ये जानता नहीं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो गांव छोड़कर जा नहीं सकता? हाँ? फोन लगाओ उसे। हेलो, स्पीकर पे। mobile you are calling is currently switched off. मेरे घर में तो छुपा लोगे? देखो जरा। सब नहीं है वो यहाँ पर। देखने में क्या हर्ज है? पैसे थोड़ी लगते हैं। सट है, बैठो रे, चेक करा। तुम लोग जानते हो ना, जयश्री के फोन कॉल के बेसिस पर उसकी बहन ने तुम लोगों पर रेप का इल्जाम लगाया है। रेप अक्यूज होने का मतलब जानते हो तुम? साहब, वो दोनों बहनें बहुत लालची है। वो रुपा लिया ना, हमसे और पैसे निकालना चाहती है, और कुछ नहीं। और पैसे? मतलब ये सर, वो माँ की बीमारी का बोल के हमसे पहले से 5 लाख रुपए ले चुकी है। अब पैसे की लत लग गई। आपको मुझको यकीन नहीं होता ना? नरेंद्र से पूछ लीजिए आप। हाँ साहब, हम पहले उसे 5 लाख रुपए दे चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि ये नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन कर सकता है? हाँ? सर, विलास अंदर नहीं है। सर, विलास आत्महत्या नहीं है। हो गई तसल्ली? अब आप लोग जा सकते हैं। हम कब आए और कब जाए हम तय करेंगे, तुम नहीं, समझे ना? साहब, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना है आपको। अकेले में क्यों? जो बोलना इधर बोलना। आवाज नीचे, वरना अगली बार तेरी आवाज निकलेगी नहीं, समझा? बोलो नरेंद्र, क्या बोलना है? यही साहब कि मेरे भाई निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको यही मालूम करना है कि ये सब किसने किया है, तो जाके उस प्रोफेसर से पूछिए ना। प्रोफेसर कौन? जिसे जयश्री का चक्कर चल रहा था, उसका पुराना आशिक। तुम ये सब कैसे जानते हो? जयश्री ने खुद मुझे बताया था शादी से पहले कि उसका कॉलेज में किसी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा था। और चक्कर क्या साहब, सब कुछ चल रहा था। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सुशील नायक के साथ मेरा अफेयर था। हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, केवल फेरे बचे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। नया रिश्ता शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे लगा कि कितनी अच्छी और ईमानदार लड़की है, चाहे तो छुपा सकती थी। इसी बात पे खुश होके मैंने उसे माफ कर दिया और शादी कर ली। लेकिन आज खुद इधर उधर मुंह मारती फिर रही थी और मेरे ही भाइयों पर बलात्कार का इल्जाम लगा रही थी। इस प्रोफेसर के बारे में और कुछ जानते हो? नहीं साहब, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। लेकिन हाँ, रूपाली जरूर जानती होगी कि उसकी ताई कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिला चुकी थी। ये नरेंद्र और उसके फैमिली की सारी बैंक डिटेल्स निकालो। तो मुझे लगता है ये दहेज का मामला है, क्योंकि जब मैंने दहेज के बारे में रूपाली से सवाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमें कुछ बताना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही है। पता करो। सर, आपका अंदाजा सही था। 3 महीने पहले, मतलब नरेंद्र और जयश्री की शादी से पहले एक 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। लेकिन सर, ये मामला दहेज का नहीं बल्कि उल्टा है। मतलब ये है कि ये पैसे जयश्री की फैमिली ने नहीं बल्कि नरेंद्र की फैमिली ने जयश्री की मां के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो भी शादी से 15 दिन पहले। ये 5 लाख की बात इन्होंने हमें बताई तो थी, लेकिन साथ ही सोचने की बात यह है कि शादी से 15 दिन पहले इतनी बड़ी रकम क्यों ट्रांसफर हुई? चलो, भले ही मां की बीमारी का कारण हो। और सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग, इन्होंने ऐसे घर में रिश्ता जोड़ा ही क्यों जहां इतने पैसे देने पड़े? इन्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। सर, एक बात और, इस विलास के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन उसके घर में ही स्विच ऑफ हुआ था। शहर जाने वाला आदमी घर में फोन स्विच ऑफ करके शहर जाता है? नहीं, लेकिन सबसे पहले ये 5 लाख के सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जब तुम्हें दहेज के बारे में पूछा था तब तुमने ये क्यों नहीं बताया कि नरेंद्र की फैमिली ने तुम लोगों को 5 लाख रुपए दिए थे?
सर हमारी मजबूरी थी। आई बहुत बीमार रहती थी, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी जो हमारे पास थी नहीं। नरेंद्र जीजा जी के फैमिली ने कहा कि वो ताई को खरीदना चाहते हैं उनसे शादी के लिए। 8 लाख देने की बात हुई थी, 5 लाख रुपए ही दिए, कहा बाकी 3 लाख रुपए बाद में देंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ताई की शादी करवा दी। अच्छा, ये प्रोफेसर सुशील नाइक, इसका और जयश्री का क्या कनेक्शन है? नहीं सर, था। मेरी ताई उनसे बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर प्रोफेसर सर ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। ताई दुखी रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। हमने सोचा कि अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेंगे। ये प्रोफेसर कहाँ रहता है जानती हो? सर, मुझे लगता है इस केस में 5 लाख रुपए बहुत अहमियत रखती है और यही कारण जयश्री की मौत का भी हो सकता है। ये मत भूलना सुबह कि जयश्री ने अपनी मौत से पहले अपनी बहन को जो आखिरी फोन किया उसमें उसने कहा था कि नरेंद्र के किसी भाई ने उस पर रेप किया है। लेकिन सर, तीनों भाइयों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है और जयश्री की जली हुई बॉडी घर से करीब 5 किलोमीटर दूर में है। इसके अलावा रेप प्रूव करने के लिए हमारे पास उस फोन रिकॉर्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि वो आवाज जयश्री की है, किसी और की भी हो सकती है। वो साला विलास फरार है, लगता है रेप करके डर के मारे भाग चुका है। उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो, कभी ना कभी तो ऑन करेगा। प्रोफेसर सुशील नाइक, मैं ही हूँ। क्या हुआ? जयश्री शिंदे आपकी स्टूडेंट, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। सर, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं प्लीज? सर, ऐसा कुछ अफेयर वगैरह नहीं था। हाँ, मैं और जयश्री रिलेशनशिप में थे, पर वो रिलेशनशिप जयश्री की शादी से पहले ही खत्म हो गया था। किसने खत्म किया? वो सर, मैंने। क्यों? क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों फुला रखा? मुझे आपसे शादी करनी है। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखिए, आप जैसे कहेंगे, जहां रखेंगे, खुशी खुशी वहां रहेंगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अपनी मर्जी से आई थी, और अगर ऐसा है ना तो आज अभी सब खत्म कर दो। और फिर उसके बाद मैं जयश्री से नहीं मिला, बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई है। देखिए प्रोफेसर साहब, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता आप गांव छोड़कर जा नहीं सकते। ठीक है सर। थैंक यू। सुने, इस प्रोफेसर के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, पता तो चले पिछले 6 महीने में इसने जयश्री को कांटेक्ट करने की कोशिश की है या उससे मिला है। अगर ये उससे मिला होगा तो हो सकता है मर्डर में इसका हाथ हो। नहीं, ऐसा कह तो नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है, इस विलास के गायब होने का इस केस से जरूर कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों भाइयों से प्यार मोहब्बत से पूछताछ बहुत हो गई। इनको पुलिस स्टेशन पे बुलाओ, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तुम लोगों से मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, विलास कहाँ है? किती वेळा सांगितलं, काम के सिलसिले में शहर गया है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। अब अगर आवाज ऊंची की ना तो ऐसा मारूंगा कि कान बंद हो जाएगा। और तुम लोग अगली बार जब बुलाया जाए तो विलास को साथ लेके आना, वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है और तुम दोनों भी सस्पेक्ट हो, क्योंकि जयश्री ने अपनी कॉल में किसी का भी नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पति के भाई ने उस पर रेप किया। सुने, जरा यांची उजळणी करून द्या, सुना वो रिकॉर्डिंग वापस इनको। ऐक रे, ऐक। नरेंद्र के भाई ने मेरे साथ रेप किया, प्लीज मुझे बचा लो, रेप 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 कान पक चुके हैं अभी। इसे रेप नहीं कहते, हमारी एक प्रथा है, प्रथा है आमची प्रथा। प्रथा? और साहब, वंश को बढ़ाने की प्रथा है ये।
अब हम तुम्हें हमारे परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अब ये प्रथा निभानी है। विलास और नरेंद्र हमारे सौतेले भाई हैं। उनकी माँ हमारे बराबर की नहीं थी, तो हमारे खानदान का वारिस बेटा उनका खून नहीं हो सकता। मीना और लता दोनों को लड़कियां हुई हैं। हम तुमसे लड़के की उम्मीद रखते हैं, उस लड़के की जो हम में से ही किसी का हो। उसके बाद तुम और नरेंद्र जो चाहे पैदा कर सकते हो। आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। बाहर में जाए आप लोग और बाहर में जाए प्रथा। जयश्री इस प्रथा के बारे में पहले से जानती थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसके पति से पूछ लो। हाँ साहब, मैंने खुद उसको बताया था इस बारे में। लगा साहब, आप ये जो रेप कह रहे हैं वो रेप हो ही नहीं सकता। कानून की नजर में रेप ही है, आणि आता तर तुम्ही स्वतःच कबूल केलेत ते। मान्य, हमने रेप किया है, पर आप लोगों के पास सबूत क्या है? लड़की मर चुकी है सर। आप ये साबित कैसे करोगे इस रिकॉर्डिंग से? बोला। देखिए साहब, कानून तो हम भी जानते हैं। अब आपको कुछ और पूछना है या हम जाएं? सर, मिलिंद जिस तरह चिल्ला रहा था उससे तो लगता है कि इन तीनों ने जयश्री के साथ कुछ किया है। वो साला इतना चिल्ला पाया क्योंकि उसे पता है कि हम रेप प्रूव नहीं कर सकते। सर, 2-3 तास आतमध्ये घेऊन तोडूया त्यांना, सगळं खरं बोलतील। लेकिन कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? नहीं, हमें रेप केस पर नहीं, हमें मर्डर केस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जयश्री को जिंदा जलाया गया है और जिस हालत में उसकी बॉडी मिली, 2 बूंद पेट्रोल से तो काम हुआ नहीं होगा। ये पता करना पड़ेगा कि इतना सारा पेट्रोल आया कहां से। साठ, एक काम करो, इन चारों भाइयों की फोटोग्राफ्स आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पर दिखाओ। इन्हीं में से कोई एक पेट्रोल लेकर आया है। हो सर। देखिए वकील साहब, हमारी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पहले कि वो हमें अरेस्ट करें, आप कोर्ट से हमारा एंटीसिपेटरी बेल करवा दो। नॉट पॉसिबल मिस्टर मतलब, क्योंकि रेप नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल। अरे मुश्किल क्या मुश्किल, हम कहेंगे ना कि हम हमारी प्रथा निभा रहे थे, फिर कैसे परेशान कर सकते हैं पुलिस हमें? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि रेप को हम छोड़ दें, मर्डर का क्या करेंगे? और जिसका मर्डर हुआ है वो आपके घर की बहू थी, और ऐसे केसेस में सबसे पहला शक घर के मेंबर्स पर ही जाता है। वकील साहब, मर्डर से हमारा क्या लेना देना है? उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आप ये नई बात बता रहे हो? आप एक काम कीजिए, आप ये अपनी फीस ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए, बस उतना बहुत है। ठीक है। पुलिस को कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको जो चाहे करने दो। पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, कर लगा। जी सर, जी सर, आई एम ट्राइंग सर, लेकिन ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें कोई लीड नहीं मिल रही। जी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेप प्रूव करने के लिए विक्टिम की कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आई नो सर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जय हिंद सर। सर, प्रोफेसर सुशील के कॉल रिकॉर्ड्स, उसने हमसे झूठ बोला था। पिछले महीने में उसने जयश्री से 3 बार बात की। इसके अलावा जिस वक्त और जहां पे जयश्री को जलाया गया था, इसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की, प्लस इसके पास बाइक भी है। मतलब पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने का बहाना भी है इसके पास। इस प्रोफेसर को उठाओ साठे, अब इसकी क्लास हम लेंगे और इसे सिखाएंगे कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। मैंने जयश्री को कॉल नहीं किया था, जयश्री ने मुझे कॉल किया था। वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही थी। 5 लाख? किस बात का 5 लाख? सर मुझे नहीं पता सर, उसने कहा बहुत अर्जेंट है। सर 5 लाख बहुत ज्यादा होता है, मुझे जैसा प्रोफेसर 5 लाख कहाँ से लाएगा सर? सर मैंने मना कर दिया। उसके बाद भी उसका कई बार कॉल आया, पर मैं पैसे नहीं दे पाया। सही बात है, जयश्री तुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने तुझे धमकी दी थी कि अगर तूने उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तेरी बीवी को बता देगी। तेरे पास 5 लाख रुपए थे नहीं और इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ऐसा ही हुआ है।
और इसीलिए क्राइम के वक्त तू वहां पर मौजूद था। झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड्स सब सच बता रहे हैं। सर मैं वहां मैं जयश्री के बुलाने पर ही गया था। उसका कॉल आया था मुझे किसी पीसीओ नंबर से। हेलो सर, वो कह रही थी उसकी जान को खतरा है। मैं सर वहां पहुंचा भी, पर ना जयश्री आई ना उसका कोई कॉल आया। तो तुझे पता था कि जयश्री बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी तू चुप रहा। सर मेरे बीवी बच्चे हैं सर, इसलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयश्री मकरंद और मिलिंद के 5 लाख रुपए वापस करना चाहती थी और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश इस प्रोफेसर ने की? जब जयश्री नहीं मानी तब उसने जयश्री का मर्डर कर दिया। इसीलिए प्रोफेसर की मोबाइल लोकेशन भी उस वक्त क्राइम स्पॉट है। हो सकता है सर। एक काम करो साठे, इस प्रोफेसर के बाइक डिटेल्स भी आसपास के सारे पेट्रोल पंप्स को दे दो, ताकि हमें यह पता चले कि कहीं इस प्रोफेसर ने तो यह सारा पेट्रोल नहीं खरीदा है। सर, गांव के बाहर 2 पेट्रोल पंप है, जिसमें से एक ने मान लिया है जयश्री को जिस रात जलाया गया उस रात एक बाइक वाला उनके यहां से लूज पेट्रोल लेके गया था, लेकिन जिसने बेचा था वो वर्कर छुट्टी पर है। उसे ढूंढो और उसे फोटो दिखाओ। अगर वो फोटो पहचानता है तो हमने अपना केस सॉल्व कर लिया है। सर विलास का फोन सर्वेलेंस पे था और वो अभी स्विच ऑन हुआ है। वो कहीं नहीं गया, गांव में छुपा बैठा है। चलो साढ़े, विलास की अभी मोबाइल लोकेशन कहाँ है? सर फिलहाल तो उसकी फोन की लोकेशन स्टैटिक है, यहाँ पे वही छुपा होगा। चलिए सर, मारे गाड़ी का। तो नेटवर्क ना होने की वजह से लोकेशन नहीं दिख रहा है। लोकेशन नहीं पता चलेगी तो पकड़ेंगे कैसे? सुए, एक काम करो, हाईवे पे ले लो, हाईवे पे देखते हैं उसको। नेटवर्क आ रहा है सर। हाँ, लोकेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हाईवे से 500 मीटर दूर पर एक जंगल है, वहां का लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर मोबाइल की मूवमेंट रुक गई है फिर से। तो वहां ले लो। चलो गाइड करो साढ़े, आगे से लेफ्ट लेना। सर लोकेशन यही का दिखा रहा है। साढ़े फोन लगा उसको। फोन पॉकेट में है। बैठ दो। इसे हमें जिंदा पकड़ना था। ये लगता है जयश्री का रेप इसी ने किया था और अब पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया। लेकिन इसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और इसका फोन अभी 15 मिनट पहले तक हमको यहाँ घुमा रहा था। खून भी सूख चुका है। अगर इसको सुसाइड ही करना था तो यहाँ क्यों आया? जहाँ छुप कर बैठा था वहीं सुसाइड कर लेता। चीजें मैच नहीं हो रही। एक काम करो, ये चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो और इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इसका टाइम ऑफ डेथ पता चलना बहुत जरूरी है। फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। हाँ, घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी घर भेज दो। हम भी चलेंगे। जरा देखते तो हैं इसकी मौत का इसके भाइयों को कितना दुख हुआ है। साहब, बीना को तो अभी यकीन नहीं हो रहा है विलास ऐसा कुछ कर सकता है। बहुत बुरा सदमा लगा इसे। ए बीना, सामान जरा अपने आप को। जिसे जाना था वो चला गया। लता समझो जरा दिवसान। दादा, मुझे तो लगता है जब हम घर पर नहीं होंगे ना, तब विलास ने जयश्री का रेप किया होगा, फिर उसे मार दिया होगा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके सर, विलास की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विलास की मौत आपकी नस काटने से हुई। और ताज्जुब की बात यह है कि विलास की मौत का समय हमारे वहां पहुंचने से 6 घंटे पहले का है। मतलब विलास मर चुका था पर उसका फोन घूम रहा था और हमें भी घुमा रहा था। सर मुझे लगता है कि या तो वो प्रोफेसर या तीनों भाइयों में से कोई है जो विलास का फोन यूज करके हमें गुमराह कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही फोन स्विच ऑन होगा उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। फोन घर पे स्विच ऑफ हो और अचानक इतने दिनों बाद घर से जंगल तक पहुंच गया। इस मर्डर के पीछे उस प्रोफेसर से ज्यादा उन 3 भाइयों में से कोई है। नरेंद्र के पास तो मोटिव भी है।
अगर उसे पता चला कि विलास ने उसके बीवी का रेप किया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, लेकिन नरेंद्र इस प्रथा के बारे में पहले से ही जानता था, तो वो अपने सगे भाई को क्यों मारेगा? अच्छा, ये जयश्री ऐसी लड़की है जिसने इस वाहियात प्रथा को मानने से मना कर दिया। बाहर में जाए आप लोग और बाहर में जाके प्रथा। एक मिनट। यूरेका, अगर ये इन लोगों की प्रथा है तो जयश्री से पहले विलास की बीवी मीना, वो भी तो इस प्रथा का शिकार रही होगी। ये याद रखिए कि अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपकी बेटी के साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ है। हमें प्लीज बताइए इस घर में एग्जैक्टली क्या हुआ है और कब से चल रहा है? जब से मैंने देखा है तब से एक घटिया प्रथा चली आ रही है। मेरे ससुर ने 2 शादियां की थी। मिलिंद और मकरंद उस ऊंची जात वाली माँ के बच्चे हैं। विलास और नरेंद्र की माँ बराबरी की जात की नहीं है, इसलिए भाई होने के बावजूद उन दोनों की इस घर में नौकरों वाली हालत है। जब मिलिंद और मकरंद अपनी बीवियों से बेटा पैदा नहीं कर पाए तो उन्होंने विलास और नरेंद्र को समझाया कि वो ऊंची जात की लड़कियों से शादी करें ताकि ये दोनों उनसे अपना बेटा पैदा कर सके, अपना वंश आगे बढ़ा सके। इसी वजह से उन्होंने पहले मुझे खरीदा, फिर विलास से मेरी शादी करवाई और फिर इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। जयश्री के साथ भी इन्होंने यही सब किया। लेकिन फिर इन्होंने जयश्री को मारा क्यों? पता नहीं, पर जिस दिन उन लोगों ने जयश्री के साथ जबरदस्ती की वो उसी दिन समझ गए थे कि वो चुप बैठने वाली नहीं है, इसलिए वो दोनों से कहीं बाहर ले जाने वाले थे। नरेंद्र के भाई ने मेरे से रेप किया। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। एक तो बात अपने तक आएगी नहीं, और अगर आप ही कहीं ना, मैं विलास पे डाल दूंगा। जब आप लोगों ने ज्यादा पूछताछ की तो मैंने विलास से कहा कि जाकर कहीं छुप जाए, वरना उसके भाई उसे झूठे केस में फंसा देंगे। तो उसने मेरी बात मानी और वो गांव में ही कहीं जाकर छुप गया। फिर ये बात उनको कैसे पता चली? मतलब ब्लैकमेल करूं, मैंने उन्हें सब बता दिया। मतलब भाई बाजी चुका है, पर मैं क्या करूं सर, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। क्या आप बता सकती हैं वो जयश्री को कहाँ ले गए? वो तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद वो दोनों रात को नशे में धुत घर आए और उनके हाथ में एक पेट्रोल की खाली कैन थी। मीना दी, वो कैन अब कहाँ है? वो घर के पीछे जो कचरा पड़ा रहता है वहीं पर है। तुमने मेरे पास सबूत मांगा था ना? ये है सबूत। ये वो कैन है जिसमें जयश्री को जलाने के लिए पेट्रोल भरा गया था। इस कैन पर तुम दोनों के उंगलियों के निशान हैं। जिस पेट्रोल पंप से तुमने ये कैन भरा, वहां काम करने वाले बंदे ने तुमको पहचान लिया है। और ये पेट्रोल खरीदने के लिए तुमने जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, उसके डिटेल्स हमारे पास है। अब 1 बाय 1 सब कुछ बता दो कि जयश्री को कैसे मारा, उसके बाद विलास को कैसे मारा। बताओ। नहीं बताओगे? गायतोंडे सर, अच्छा होगा तुम अपने मुंह से बोल दो, वरना ये मिर्चियां तुम्हारे मुंह से होते हुए तुम्हारे पेट में जाएंगी और फिर तुम दोनों हर जगह से बोलने लगोगे। विलास को कैसे मारा? चक्कर आता गायतोंडे, ठूसो मिर्ची इनके मुंह में। हमने विलास को झूठ बोला था। देख विलास, जयश्री तो मर गई है और हमारे परिवार को फंसा गई, और पुलिस को सबसे ज्यादा शक तुझ पे है क्योंकि तू नरेंद्र का सगा भाई है। तो एक काम कर, जब तक मामला ठंडा नहीं होता तू यहाँ से निकल जा। दादा यहाँ कहीं यहाँ लेके आए?
और फिर हमें गुमराह करने के लिए उसका मोबाइल ऑन किया और उसके छुपने की जगह से मौत की जगह तक ले गए। जी साहब। अब जयश्री, उस बेचारे को क्यों मारा? हमने मारा क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ था। धोखा मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम ये प्रथा के नाम पे जो घिनौनी हरकत कर रहे हो, ये सब करने से तुम्हें तुम्हारी ऊंची जाति का वारिस मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं भी ऊंची जाति की नहीं हूँ, और जो मेरी माँ है ना, वो तुमसे भी नीची जाति की है। अब बताओ क्या करोगे? मुझे पूरा दिन यहाँ बांध के रखोगे? बेचारे, शक्ल तो देखो तुम्हारी, ऐसा लग रहा है तुम दोनों का किसी ने रेप कर दिया हो। कहाँ से लाओगे ऊंची जाति की वारिस? कहाँ से लाओगे? इसने धोखा दिया रे हमें। तुम्हारे पेट्रोल लेके आ जा, इस 5 लाख की कचरे को यही जला देंगे। जा। हेलो, मैं तालाब वाले मार्केट के पास से बोल रही हूँ। मेरी जान खतरे में। हेलो, बड़ी प्रथा निभानी थी ना तुम लोगों को। कानून की भी एक प्रथा होती है, फांसी, और तुम दोनों को फांसी तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में ऐसी सैकड़ों प्रथाएं हैं जो जयश्री जैसे हजारों मासूमों को अपना शिकार बनाती है। आप भी सावधान रहें, जाति पाति रंग रूप प्रथा रीति रिवाजों की अंधभक्ति से बचें, वरना वो दिन दूर नहीं जब नजरें होते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे, जुर्म की दस्तक को सुन नहीं पाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।